हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पॉलीटेक्निक का जो हमारा 6 सेमेस्टर का जो सब्जेक्ट है IMRE उसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये सिलेबस दिखा रहा हूँ आपको कि इसके पहले हम लोगों ने इरेक्शन ऑफ स्टील टावर, कनेक्टिंग जंपर्स, टी ऑफ पॉइंट क्या होता है, जॉइंट्स और डेड एंड्स क्या होते हैं, क्रॉसिंग ऑफ रोड्स, स्ट्रीट कम्युनिकेशन लाइन्स, क्लियरेंस, ये सारा का सारा सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। अब आज के जो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अरेंजमेंट ऑफ सस्पेंशन एंड स्ट्रेन इंसुलेटर, ठीक है ना दोस्तों। इसके बारे आज ये देखेंगे, इसके बारे में और देखेंगे हम लोग इसके और कंडक्टर्स के बारे में, साइज ऑफ कंडक्टर्स के बारे में, ठीक है ना दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम लोग दो चीज़ें देखने वाले हैं। सबसे पहले तो क्या देखने वाले हैं, सस्पेंशन एंड स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर, इसका अरेंजमेंट और साइज ऑफ कंडक्टर, ठीक है दोस्तों। सो वीडियो को आप प्लीज़ पूरा देखिए, जो कुछ भी बताया जा रहा है सारा का सारा आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग देखो, जैसे कि आप जानते ही होंगे कि इंसुलेटर क्या होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे लाइन इंसुलेटर क्या होता है। तो इंसुलेटर क्या करता है कि जैसे अगर हमारा ये पोल्स है, आप जानते होंगे जैसे ये हमारा पोल्स या टावर है और यहाँ से हमारी इलेक्ट्रिसिटी जाती है, तो हमारे पोल्स पे क्या हो कि इलेक्ट्रिसिटी जो वायर्स के थ्रू जो जा रही है ये पोल्स पे ना जाए। तो इस वजह से हम लोग यहाँ पर क्या यूज करते हैं, इंसुलेटर यूज करते हैं, ठीक है ना दोस्तों। इसे हम लोग इंसुलेटर फिर लाइन इंसुलेटर भी बोलते हैं, ठीक है ना दोस्तों। उसी को हम लोगों ने इसमें लिख दिया है कि संचरण और वितरण लाइनों के लाइन चालकों जब आवश्यक ऊंचाई पर लाइन आधारों पर स्थित किए जाते हैं तो उन्हें भू विभव यानी कि अर्थ पोटेंशियल पर स्थित लाइन आधारों से विद्युत रोधन, यानी कि अर्थ से क्या कर रहे हैं, एक इंसुलेशन बनाए रखे, इसकी आवश्यकता होती है जो लाइन चालकों का लाइन आधारों से विद्युत रोधी करने के लिए आधारों पर स्थापित किए जाते हैं, लाइन इंसुलेटर कहलाते हैं। सिंपल सा मतलब इसका आप शॉर्ट में ऐसे भी कह सकते हैं कि जो हमारा क्या करता है कि लाइन कंडक्टर्स को स्टील टावर या फिर पोल्स को के बीच इंसुलेशन जो प्रदान करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंसुलेटर बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। इंसुलेटर ये किसके मोस्टली बने होते हैं, तो ये हमारे पोर्सलिन के बने होते हैं, ठीक है दोस्तों। जिसपे हमारी क्या होती है, वायुमंडलीय गैसों आदि के प्रभाव से ये जो इंसुलेटर होते हैं इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि वायुमंडलीय गैसों या नमी आदि से कैसे होने चाहिए, मुक्त होने चाहिए और कैसे भी होने चाहिए, चिकनी होने चाहिए तथा चमकीली सतह वाले होने चाहिए। यानी कि अगर इस पर कोई पानी वगैरह गिरे तो अगर इनकी चिकनी सतह होगी तो ऑटोमेटिक वो कैसे चला जाएगी, नीचे चला जाएगा, उस पर नहीं रुकेगा। तो इससे हमारा इंसुलेटर ख़राब नहीं होगा। अगर हम इसकी कंप्रेशन स्ट्रेंथ या फिर संपीड़न सामर्थ्य की बात करें तो कितनी होती है, 70,000 किलोग्राम पर सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों। और इसकी टेंसिल स्ट्रेंथ यानी कि तन्य सामर्थ्य वो होती है 500 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर हम लोग डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की बात करें तो वो होती है 60 kV पर सेंटीमीटर, ठीक है ना, ये होती है। संपीड़न सामर्थ्य का मतलब ये होता है कि जैसे कोई अगर ये हमारी ये डिस्क है तो इस पर अगर हम लोग प्रेशर डालें तो कितना ये प्रेशर को सहन कर सकती है, तो वो कितना होता है 70,000 किलोग्राम पर सेंटीमीटर। तन्य सामर्थ्य का मतलब है कि अगर इसको अगर कोई इंसुलेटर है हमारा और इसको अगर खींचा जाए, ठीक है दोस्तों, तो वो कितना सह सकता है प्रेशर या फिर कितना टेंसिल सह सकता है, टेंशन सह सकता है, तो वो होता है 500 किलोग्राम। और परावैद्युत सामर्थ्य यानी कि तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ही होती है, ठीक है दोस्तों। अब इसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि जो हमारे लाइन इंसुलेटर होते हैं इनके क्या क्या गुण होने चाहिए। तो दोस्तों आपने सबसे पहले तो इसमें आपको डेफिनेशन याद रखनी और ये जो कुछ पॉइंट्स हैं, तन्य सामर्थ्य, परावैद्युत सामर्थ्य और संपीड़न सामर्थ्य, ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। अब इसके बाद जो इसके मेन इंपॉर्टेंट है गुण, तो एटलीस्ट आपको इसमें कितने 10 पॉइंट्स तो याद ही होने चाहिए ताकि आप अच्छे से एग्जाम्स में लिख पाएँ। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए कि ये मैकेनिकली स्ट्रांग होने चाहिए, ठीक है दोस्तों। दूसरे क्या है कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कैसी होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। इसके बाद इन पर लीकेज करंट का मान कैसा होना चाहिए, बिल्कुल ना के बराबर होना चाहिए, ये समझिए बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए। यानी कि इनका जो इंसुलेशन रजिस्टेंस है यानी कि विद्युत रोधन प्रतिरोध है, यानी कि इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई इंसुलेटर है इस पर कोई करंट का फ्लो करे तो वो करंट का फ्लो ना हो, इस वजह से तो उसका इंसुलेशन रजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा तभी तो उसमें करंट नहीं फ्लो होगा, यानी कि उसे हम लोग बोलते हैं लीकेज करंट, वो कम से कम होना चाहिए। फ्लैश ओवर वोल्टेज का मान क्या होना चाहिए, उच्च रखने के लिए इसे उच्च सरफेस रेजिस्टेंस वाला होना चाहिए। फ्लैश ओवर का मतलब अचानक से क्या होता है कि अगर उस पर अचानक से ज़्यादा वोल्टेज बढ़ जाए तो उस पर क्या होता है, चमक वगैरह, तो इसे हम लोग उत्पन्न हो जाती है, इसे फ्लैश ओवर वोल्टेज बोलते हैं। इसके बाद क्या होता है कि इंटरनल इम्प्योरिटीज़ से मुक्त होना चाहिए, यानी कि अगर हम लोग पोर्सन को तो उसमें कोई दूसरी कोई हमारी क्या इम्प्योरिटी नहीं होनी चाहिए। पोरस नहीं होना चाहिए, पोरस मतलब सरंध्र, मतलब क्या होता है कि जैसे अगर कोई आप पदार्थ ले उसमें कैसे छेद वगैरह ऐसे नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे होंगे तो उस पर क्या होगा कि कोई भी मटेरियल बाहर ही आएगा तो उसके अंदर चला जाएगा और उसको क्या कर देगा, वीक कर देगा। इसके बाद टेम्परेचर डिफरेंस से भी कैसा प्रभावित नहीं होना चाहिए कि जो हमारा इन्वायरमेंट का जो टेम्परेचर होता है उससे क्या इन्वायरमेंट का फिर या फिर वैसे भी तो उससे टेम्परेचर से कैसा
कम प्रभावित होने वाला चाहिए, बिल्कुल ना के बराबर। इसके बाद जो हमारी वायुमंडलीय गैसें या नमी वगैरह हैं उनसे भी मुक्त होना चाहिए, यानी कि उसको जो वायुमंडलीय गैसें वगैरह हैं ये इंसुलेटर के आपको क्या करना पाए, इफेक्ट नहीं डाल पाएँ उस पर, ठीक है। इसके बाद उसकी सतह कैसी होनी चाहिए, चिकनी होनी चाहिए और चमकीली होनी चाहिए, उस पर दरार या कोई छिद्र वगैरह नहीं होने चाहिए। और जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कैसा होना चाहिए, सस्ता और सुलभ होना चाहिए, यानी कि जो आसानी से हमें मिल जाए और उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा ना हो, ठीक है दोस्तों। अब ये इंसुलेटर हमारे कितने टाइप्स के होते हैं, तो वैसे तो आप देखो, आप लोग जानते ही होंगे, लेकिन बस आपको यहाँ एक हो सकता है कि आपका यहाँ पर रिवीजन हो रहा हो, लेकिन आपको यहाँ पर बस ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको एग्जाम्स में कैसे कितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले तो पिन इंसुलेटर होता है, डिस्क इंसुलेटर होता है। डिस्क भी हमारे दो टाइप्स के होते हैं, ये एक स्ट्रेन इंसुलेटर होता है, सस्पेंशन इंसुलेटर, ये डिस्क इंसुलेटर में ही आते हैं। फिर होता है साइकिल इंसुलेटर, स्टे इंसुलेटर और स्प्लिट इंसुलेटर। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग सबके बारे में बात करेंगे। अगर हम लोग पिन टाइप इंसुलेटर की बात करें तो ये मोस्टली क्या पोल्स वगैरह में यूज किए जाते हैं और इनके क्या 33 kV तक की यूज किए जाते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो इन्हें 66 kV तक भी यूज कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। लेकिन क्या होता है कि इससे ज़्यादा अगर वोल्टेज में ज़्यादा जाने लगते हैं तो इनकी जो कॉस्ट है वो बढ़ जाती है। अब इनकी देखिए संरचना कैसी होती है, तो ये आप थोड़ा सा देख लीजिए। ये देखिए, ये इस तरफ ये हमारे पिन इंसुलेटर होते हैं। देखिए दोस्तों, आपको ये डायग्राम बनाना नहीं है, आपको एग्जाम में मतलब आप वैसे तो काफ़ी टफ है, बस आप यहाँ पर ये समझ लीजिए कि कैसा होता है। वैसे आपको ये नाप वगैरह जो भी दी है ये आपको याद नहीं रखनी, बस इतना समझ लीजिए कि ये स्टेन इंसुलेटर इस तरीके से होता है। आप ये देख सकते हैं कि ये हमारी नट बोल्ट वगैरह है, यहाँ से पिन वगैरह है और इस तरीके से ये हमारा कैसा बना हुआ है, इस तरीके से ये हमारा इसके स्ट्रक्चर होती है। और यहाँ से या फिर यहाँ से हमारे कैसे क्या जाते हैं, वायर जाते हैं। तो ये हमारा जो डायग्राम है ये हमारा पिन इंसुलेटर का डायग्राम है। इसके बाद हम लोग डिस्क इंसुलेटर की बात करते हैं। तो डिस्क इंसुलेटर भी हमारे दो प्रकार के होते हैं। और कैसे होते हैं, तो ये पृथककारी यानी कि डिस्क टाइप में होते हैं। डिस्क इंसुलेटर कैसे होते हैं कि डिस्क टाइप में होते हैं और यहाँ से ऐसे करके ऐसे बना होता है, ठीक है दोस्तों, आपने देखा भी होगा। ये हमारे डिस्क इंसुलेटर होते हैं। ये हमारे ग्लास के भी होते हैं, पोर्सलिन के भी बने होते हैं। इसके बाद स्ट्रेन इंसुलेटर की डिस्क टाइप में ये स्ट्रेन इंसुलेटर आ गए। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा देखिए ये इसी तरह का डिस्क इंसुलेटर होता है। स्ट्रेन इंसुलेटर, ये स्ट्रेन इंसुलेटर का आपका डायग्राम दिया गया है, ठीक है दोस्तों। स्ट्रेन का मतलब होता है तनाव, ठीक है ना। तो इसके बाद इसके बारे में थोड़े से, तो ये कहाँ पर यूज होता है, तो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइनों में इस यूज होता है, जहाँ पर लाइनों को अधिक तनाव या की आवश्यकता होती है, फिर जहाँ पर तनाव वगैरह ज़्यादा होता है। सिंपल से इसका मतलब ये कहाँ पर मोस्टली ये समझ लीजिए जहाँ पर डेड एंड्स हो यहाँ पर, या फिर डेड एंड्स का मतलब जहाँ पर कोई लाइन ख़त्म हो रही हो या फिर कोई लाइन कहीं पर मुड़ रही हो, ठीक है। जैसे अगर ये सिंपल सा ऐसे खंभे जा रहे हैं, लेकिन अगर आपको यहाँ खंभा लाना है तो आपको ऐसे तार को मोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो इंसुलेटर यूज होगा तो वो यहाँ पर कौन सा स्ट्रेन इंसुलेटर यूज है, क्योंकि यहाँ पर टेंशन का मान ज़्यादा होता है, यानी कि तनाव का मान कंडक्टर्स में ज़्यादा होता है, ठीक है दोस्तों। इसी वजह से इनका नाम क्या तनाव इंसुलेटर कहलाता है या फिर स्ट्रेन इंसुलेटर भी कहलाते हैं। लाइन की वोल्टता के आधार पर ये कैसे स्ट्रिंग रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं। ये तो देखो सिंपल सी एक डिस्क है, और अगर हमारा वोल्टेज ज़्यादा बढ़ गया तो इसी जगह 2 डिस्क 3 डिस्क ऐसे करके हम लोग जोड़ते चले जाते हैं, जैसे जैसे हमारा वोल्टेज बढ़ता जाता है। इसके बाद ये देखिए आप कि वोल्टेज बढ़ने के प्रति 11 kV की दर से एक डिस्क हमारी क्या करती जाती है, जोड़ते हम लोग चले जाते हैं। इसके बाद सस्पेंशन इंसुलेटर की बात करें तो सस्पेंशन इंसुलेटर भी हमारी ऐसे ही होती है, ये डिस्क टाइप इंसुलेटर ये, ठीक है दोस्तों। ये आप देख सकते हैं कि इसमें क्या लिखा है कि लाइन की वोल्टता बढ़ाने के साथ साथ पिन पृथक्कारों की संरचना जटिल, भारी और महंगी हो जाती है। 66 kV के ऊपर ये योग्य नहीं होते हैं, अतः लाइनों में डिस्क इंसुलेटर स्ट्रिंग के रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि अगर हम लोग 66 kV के ऊपर पिन टाइप इंसुलेटर यूज करेंगे तो वो हमारे अनइकोनॉमिकल रहते हैं, मतलब इसका उसकी कॉस्ट वगैरह ज़्यादा बढ़ जाती है, कि मतलब मितव्ययी हो जाते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि हम लोग इनकी कॉस्ट ज़्यादा बढ़ने से हम लोग फिर डिस्क इंसुलेटर में आ जाते हैं। और डिस्क इंसुलेटर को हम लोग दो तरीके से, चाहे तो आप सस्पेंशन इंसुलेटर यानी कि और स्ट्रेन इंसुलेटर, दोनों तरीके से आप यूज कर सकते हैं। यानी कि लटकन, या तो आप देखो ऐसे डिस्क आप लटकी हुई भी देखते होंगे, या फिर मैंने बताया कि आप ऐसे करके भी ये ऐसे इंसुलेटर भी हमारे लगे होते हैं। तो इस प्रकार से हमारे ये देखिए ये आपकी डिस्क है, और ये कैसे देखो एक लड़ी टाइप में है और ये लटके हुए हैं, ठीक है ना। और इसी को अगर हम लोग सीधा कर दें, ऐसे कर दें, ठीक है, तो ये हमारे स्ट्रेन इंसुलेटर की तरह के बिहेव करने लगेंगे, ठीक है। और वैसे ये होते डिस्क टाइप इंसुलेटर ही है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम लोग बात करते हैं किसकी, साइकिल इंसुलेटर की। तो साइकिल इंसुलेटर का सबसे पहले तो आप डायग्राम देख लीजिए, देख ही रहे होंगे आप ये डायग्राम, ये साइकिल इंसुलेटर का होता है, ठीक है दोस्तों, ये आप देख रहे हैं, ठीक है, ये आप, ठीक है। और ये हमारा क्या है, ये देखिए आप, ये हमारा क्या है,
साइकिल इंसुलेटर होता है। अब इसकी थ्योरी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि इस प्रकार का पृथक कारक एक रील यानी कि स्पॉल प्रकार की संरचना होती है, यानी कि सामान्यतः डी क्लैंप या आई क्लैंप के साथ उपयोग में लाया जाता है। इन्हें पिन प्रारूपी पृथक यानी इंसुलेटर की भांति बोल्ट की सहायता से अनुप्रस्थ भुजाओं पर स्थापित किया जाता है। इसका डायग्राम तो मैंने दिखाई दिया। अब हम लोग बात करते हैं स्टे इंसुलेटर की। तो सिंपल से ये समझिए कि जैसे अगर हमारा कोई पोल्स है, इसको आपने देखा होगा कि ये जो तार हम लोग इसको हो सकता है ग्राउंड करने के लिए, एक तो ग्राउंड तो होता ही है, उसके बाद इसको क्या करने के लिए, सपोर्ट देने के लिए, इसको एक सीध में बनाए रखने के लिए ये जो तार यूज करते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्टे बोलते हैं, स्टे वायर भी बोलते हैं, या फिर स्टे वायर, या फिर हम लोग गे वायर भी बोलते हैं, GUYWRI। ठीक है दोस्तों। तो इस पर क्या करते हैं, आपने देखा होगा कि बीच में यहाँ पर एक इंसुलेटर यूज होता है, इसे हम लोग बोलते हैं स्टे इंसुलेटर। ठीक है, इसे गे या स्टे इंसुलेटर भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। तो इसकी संरचना कैसी होती है, इसकी संरचना ये हमारी देखिए इस तरीके से ये इसकी संरचना होती है। ठीक है दोस्तों। तो ये इसकी संरचना दी हुई है। स्टे इंसुलेटर टेक तारों को आधार से लाइन से पृथक करने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। इंसुलेटर की संरचना ऐसी होती है कि यदि पृथक कारक किसी कारणवश टूट भी जाए तो हमारा जो स्टे वायर है वो लगा रहेगा, यानी कि इसको ये इस प्रकार से ये लगाया जाता है कि हमारे स्टे वायर में कोई प्रॉब्लम ना हो अगर ये टूट भी जाए तो। ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं स्प्लिट इंसुलेटर की। तो स्प्लिट इंसुलेटर में हमारे क्या सिंपल सा होता है कि स्प्लिट इंसुलेटर में हम लोग क्या करते हैं कि जैसे ये आपने देखो, ये मैंने गार्डनिंग पढ़ाई थी आपको ना। ठीक है दोस्तों। गार्डनिंग के कितने प्रकार, ये मैंने गार्डनिंग पढ़ा दी है। तो ये देखिए ये जो गार्डनिंग है ना, ये किस टाइप की गार्डनिंग, तो यहाँ पर जो इंसुलेटर यूज होता है उसे हम लोग बोलते हैं स्प्लिट इंसुलेटर। स्प्लिट का मतलब होता है अलग करने वाला। तो लो वोल्टेज लाइनों में गार्ड वायर व्यवस्था के लिए लूप गार्ड व्यवस्थित किए जाते हैं, जिसका एक सिरा उदासीन कम न्यूट्रल तार पर एक पृथक कारक लगाकर स्थित किया जाता है। इस तरीके से ये आपने सारे के सारे डायग्राम आपने देख लिए। ठीक है दोस्तों। तो मैं आशा करता हूँ कि ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों अब अगले वीडियोस में हम आपको बताएंगे थोड़ा सा कंडक्टर्स के बारे में। ठीक है ना दोस्तों।